सन से लाइट चली, अभी एटमॉस्फेयर में नहीं आई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आ जाएगी तो रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब पता नहीं क्या क्या होगा। एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही हर एक सनरे के पास जो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या कहलाती है। वैसे तो दो लिमिटेशन आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ फूड चेन की बेसिस पर पिरामिड बनाए थे, फूड वेब नहीं लिया। कमी है क्योंकि फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। यहाँ पर सैप्रोफाइट या डीकंपोजर को जगह नहीं दी गई। सैप्रोफाइट, डीकंपोजर्स एब्सेंट है। और नेक्स्ट बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं, more than one trophic level, not considered in ecological pyramid. जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट, पहली दो तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड वाली लिमिटेशन को हम समझा रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं उन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड में कंसीडर नहीं करते। फिर सुनो बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं उन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड में कंसीडर करते हैं एक बार में एक ट्रॉफिक लेवल। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या लिखा है? उनकी एक बार में एक ही ट्रॉफिक लेवल आ सकती है, दोनों नहीं आ सकती। इंसेक्टिवरस प्लांट तो एक पिरामिड में या तो प्रोड्यूसर बन जा या सेकेंडरी कंज्यूमर बन जा, दोनों नहीं बनेगा। स्पैरो तो एक पिरामिड में या तो प्राइमरी कंज्यूमर बन जा, सीड खा ले, या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर बन जा, इंसेक्ट खा ले, दोनों नहीं खाएगी एक में। अगर दोनों एक ही पिरामिड में तू प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर बन जाएगी तो इसका मतलब तो ये होगा कि स्पैरो स्पैरो को खा रही है। हाँ, स्पैरो स्पैरो को खा रही है, ये कैनिबलिज्म है। तो मैं मानता हूं कि मेरी इस बात का कैनिबलिज्म एक्सेप्शन है, लेकिन हर किसी में तो नहीं होता ना। तो आपके लिए तो ये एक तरह की डिमेरिट या लिमिटेशन ही रहेगी, जहां आप कहेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड में ऐसे ऑर्गेनिज्म की दोनों ट्रॉफिक लेवल्स नहीं आती जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे काम करते हैं। एक पिरामिड में नहीं आती, अलग अलग में आ जाएगी, एक में एक, दूसरे में दूसरी। तो ये यहाँ पर आपको तीन लिमिटेशंस ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 250 सबसे ऊपर इकोलॉजिकल सक्सेशन के ऊपर वाला पैराग्राफ यही लिखा है एनसीईआरटी ने। आप बच्चे देख सकते हैं पत्ता नंबर 250। पता नंबर 25 जी। है बेटा? However, there are certain limitations of ecological pyramid, such as it does not take into account the same species belonging to two or more trophic level. It assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web.
However, saprophytes are not given any place in ecological pyramid, even though they play a vital role in the ecosystem. वही सब। तो ये पैराग्राफ लिमिटेशन के लिए लिखा हुआ है और आप बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आपने समझ लिया है। हाँ, आ सकता है बेटा, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है जो एनसीईआरटी में दिया है। तो इस तरह से आज इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी हमारे बीच। आओ बेटा, प्रोडक्टिविटी पे चर्चा करते हैं। सैप्रोफाइट और डिकम्पोजर को इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं लिया, क्योंकि इकोलॉजिकल पिरामिड की जो भी फूड चेन है, सबकी शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है, और जिस फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है उसमें डिकम्पोजर नहीं आते। डिकम्पोजर को नहीं लेना डीमेरिट क्यों है? क्योंकि डिकम्पोजर एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट है बेटा, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर वो तो होना ही चाहिए थे, नहीं लिया, इसलिए बेटा यहाँ पर ये भी एक तरह की कमी मानी जाती है इनकी। तो आप आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्टिविटी की चर्चा करते हैं। ये चेप लिया होगा बच्चों, ज्वाल दे बेटा। बहुत जगह है, थोड़ा इधर उधर बैठ जाओ, एक पे ही चीज जरूरी थोड़ी है। अब हटा दो बेटा। हटाया जा रहा है, जल्दी बेटा जल्दी। कहाँ से आ रहे हो? सेल्फ स्टडी करके आ रहे चलाना बेटा। ये सब इसका मतलब ही यही है बेटा, पर हम तो वही लिखेंगे जो एनसीईआरटी लिख रही है। वो तो बंदी है। प्रोडक्टिविटी सिंपल डेफिनेशन है, रेट ऑफ न्यू बायोमास फॉर्मेशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वैसे तो रेट लिख दिया मैंने। किसी भी यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में कितना नया बायोमास बन गया, कितना नया बायोमास बन गया, वो उस एरिया की प्रोडक्टिविटी है। एरिया, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है जिसमें अभी टोटल बायोमास 50 किलोग्राम है। एक साल बाद ये 60 किलोग्राम हो जाता है। 10 किलोग्राम नया बना है। जो 10 किलोग्राम नया बना वो उस एरिया की प्रोडक्टिविटी है।
लेकिन हो सकता है कि 10 में से 7 प्लांट ने बनाया हो, 2 एनिमल ने बनाया हो, 1 माइक्रोब ने बनाया हो। अरे जो प्लांट ने बनाया है उसे आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से पुकारते हैं। अरे जो एनिमल माइक्रोब ने बनाया है उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के नाम से पुकारते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी है जो प्रोड्यूसर लेवल पर है बेटा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी है जो कंज्यूमर लेवल पर है बेटा। और कंज्यूमर के अंदर मैक्रो और माइक्रो दोनों ही आता है। यहाँ पर एनिमल भी है, यहाँ पर माइक्रोब्स भी है। दोनों को मिला के मतलब दोनों ने जो बनाया उसे सेकेंडरी कहेंगे और जो प्रोड्यूसर्स ने बनाया उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। यहाँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी और एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से इसे पुकारेंगे बेटा। क्या है जीपीपी, क्या है एनपीपी, अभी मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन उसके पहले बच्चों यहाँ पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी को हम मास और एनर्जी दोनों में देखते हैं। प्रोडक्टिविटी को मास में भी देखते हैं, प्रोडक्टिविटी को एनर्जी में भी देखते हैं। अगर आप यहाँ पर ग्राम और किलोग्राम लिख देते हैं तो ये तो मास है, और अगर किलो कैलोरी लिखते हैं तो एनर्जी है। जैसे कितना किलोग्राम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में प्रोडक्शन हुआ, कितना ग्राम प्रोडक्शन हुआ, कितना किलो कैलोरी प्रोडक्शन हुआ, ये सब यहाँ पर बच्चे हम कहेंगे कि ये यूनिट्स हैं प्रोडक्टिविटी की, जो मास और एनर्जी दोनों की फॉर्म में आएगी। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऐसे भी आ सकता है। यहाँ आपके एनसीईआरटी बाय द वे अगर किसी बच्चे के पास पुरानी है तो वो गलत है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी ने ऐसा लिख दिया पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, जो गलत है। यहाँ पर मीटर बीच में आना चाहिए था, तो ये यहाँ पर रॉन्ग होगा, ये ध्यान रखेंगे। अगर बाय द वे आपके एनसीईआरटी में पता 2, 4, 3 पर जहाँ प्रोडक्टिविटी आपको गिवन है वहाँ ऐसा दिया है तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, एम बीच में होना चाहिए। कुछ एनसीईआरटी जो पुरानी है उसमें एम बीच में नहीं है। मैं आप बच्चों को यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ये एनसीईआरटी बुक के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2, 4, 3 पर बेटा आपको ये मिलेगा। यहाँ पर ये सही लिखा है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये सही लिखा है। यहाँ भी ये सही लिखा है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। आपको इसे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में भी अगर देखने को मिलता है तो भी सही होगा। लेकिन बाय द वे किसी एनसीईआरटी में अगर यहाँ एम नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखें बेटा, वो यहाँ पर एम ऐड कर लेंगे, ठीक बात। यहाँ पर अब आप आगे चलेंगे और हम समझेंगे कि किसको कहते हैं जीपीपी और किसको कहते हैं एनपीपी। पहले आप जल्दी से इस पत्ते को नोट कर लो ताकि मैं पत्ता पलट दूं। करवा देंगे।
तो चलिए बेटा अब हम समझते हैं जीपीपी एनपीपी क्या होगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर लेवल पे देखी जाती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर लेवल पे देखी जाती है, और अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कर दिया जाए तो उसे आप एरिया की प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी एरिया की प्रोडक्टिविटी है। चलो देखते हैं, मैं हटा रहा हूं अब। ये रहे यूनिट एरिया के प्रोड्यूसर्स, ये देख सकते हैं यूनिट एरिया के प्रोड्यूसर T1 कह दीजिए। मैंने तो एक ट्री से रिप्रेजेंट कर दिया, हर बार ये एक ट्री ही हो जरूरी नहीं। अगर ग्रासलैंड है तो ग्रास का नंबर ज्यादा होगा जो यूनिट एरिया में है, फाइटोप्लैंक्टन है तो और ज्यादा होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है तो ट्री का नंबर भी ज्यादा होगा, ट्री इकोसिस्टम है तो एक हो सकता है। मैंने तो कहा ये T1 है। सब बच्चे ध्यान रखें, सन से आने वाली लाइट जब हमारी अर्थ सरफेस की तरफ आती है तो पूरी तरह से अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाती, 1/4 बीच में ही अब्सॉर्ब हो जाता है, 1/4 बीच में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, अराउंड हाफ हमारी अर्थ सरफेस पे आता है, और जो अर्थ सरफेस पे आता है ISR कहलाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, सन से आने वाली टोटल लाइट अर्थ सरफेस पे नहीं आ पाती, 1/4 बीच में ही अब्सॉर्ब हो जाएगा, 1/4 बीच में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अराउंड हाफ ही पहुंच पाएगा, और जो अर्थ सरफेस पे आ रहा है उसी को आप ISR के नाम से पुकारेंगे। ISR का नाम इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है। अब इस ISR को यूज करके इसने जितना भी टोटल यूनिट टाइम में फोटोसिंथेसिस कर दिया वो इसका जीपीपी है। बच्चे मैं टोटल की बातें कर रहा हूं, अभी एक भी लॉस नहीं देखा है मैंने। टोटल जितना फोटोसिंथेसिस हो गया यूनिट टाइम में वो जीपीपी है। मतलब सीधी बात है, यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल फोटोसिंथेसिस है जीपीपी। यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल ऑर्गेनिक फूड फॉर्मेशन है जीपीपी। यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल एनर्जी फिक्सेशन है जीपीपी, कुछ भी कह दीजिए। अब इसमें से प्रोड्यूसर अपने आप को मेंटेन करने का भी खर्चा करेगा। नया बायोमास नहीं बना है बेटा, मेरे शब्दों पे ध्यान देते रहना। यहां से यहां तक ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी तो अपने आप को मेंटेन करने का खर्चा करेगा। जो खर्चा वो हो रहा है उसे आप रेस्पिरेटरी लॉस के नाम से पुकारते हैं। एंड आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस जीपीपी से रेस्पिरेशन हटा दो, उसके बाद जो आपके पास बचेगा उसे आप एनपीपी कहोगे। मतलब सीधी बात हो गई कि यहां पर आप कह सकते हो कि NPP इक्वल्स टू GPP माइनस R और GPP इक्वल्स टू NPP प्लस R। बेटा यहाँ पर R का मतलब रेस्पिरेटरी लॉस, आप जैसा अभी देख पा रहे हैं। एग्री है? बताओ क्या नया बायोमास बन गया? नहीं बना, अब बनेगा। किससे बनेगा? जीपीपी से कि एनपीपी से? एनपीपी से, क्योंकि जीपीपी उपलब्ध नहीं है। उसमें से क्या खर्चा हो गया? तो न्यू बायोमास फॉर्मेशन आपसे अगर कोई पूछता है तो वो जीपीपी होता है कि एनपीपी होता है? अब मैं कुछ डेटा यहाँ लिखूंगा, उस डेटा पर आपको दिमाग लगाना है और मेरे साथ साथ इस बात को समझना है बेटा।
मान लीजिए जीपीपी 100 किलो कैलोरी है, प्रोड्यूसर अपनी टोटल एनर्जी का 20% रेस्पिरेशन में लगा देते हैं, बचा 80, तो अभी एनपीपी कितना है 80, उसमें से नया बायोमास बनेगा। किसमें से? 100 में से कि 80 में से? और जब 80 में से नया बायोमास बनेगा तो बायोमास बनते समय मेटाबॉलिक लॉस भी तो होगा। अरे बच्चे, अगर हम सच में यहाँ देखें, थोड़ा सा जोर लगाना दिमाग पे, अगर हम सच में यहाँ देखें तो बायोमास बन के जब तैयार होगा तो वो 10 के बराबर होगा, क्योंकि 70 मेटाबॉलिक लॉस होगा, क्योंकि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का 10% ही नया बायोमास। नहीं पहुंचा के पास? दोबारा बोलो, जीपीपी 100 है, रेस्पिरेशन में कितना गया? 20, तो कितना बचा? ये 80 क्या है? एनपीपी। क्या नया बायोमास 100 से बनेगा कि 80 से? बन गया क्या? अब बनेगा, तो बनते समय खर्चा भी तो होगा, और वो खर्चा किस में काउंट होता है? मेटाबॉलिक लॉस। अगर रेडी बायोमास है बन के तैयार तो कितने के बराबर? 10। इसका मतलब कंज्यूमर के पास जाने के लिए जो उपलब्ध है वो 10 है, जिसे कंज्यूमर खा सकता है वो 10 है। तो बताओ, कंज्यूमर जीपीपी खाता है कि एनपीपी? ये भी याद रखना, जीपीपी हमेशा जो हरब्यूर आके खाएगा वो जीपीपी नहीं एनपीपी को खाएगा बेटा, क्योंकि एनपीपी से ही तो नया बायोमास बनता है, जीपीपी तो अब उपलब्धि नहीं है उसके लिए। अगर ऐसा है तो नया बायोमास 10 के बराबर होगा। तो बुला ले फिर हम T2 को, आएगा बस बेटा, आ जाएगा अपने आप। आपने बुला लिया एक बार, आपको बताओ। तो यहाँ पर ये जो भी T2 है ये आ रहा है और ये एनपीपी से खा रहा है, एनपीपी से इसने खाया। क्या मैं ऐसा कह दूं तो सही होगा कि T2 के खाने की रेंज 0 से 10 होती है? yes, कुछ ना खाए तो 0, मैक्सिमम खाए तो 10। तो थ्योरी में खिलवाया था मैक्सिमम उस दिन, आज तो मामला प्रैक्टिकल चल रहा है। तो क्या मैं T2 को 10 में से 7 खिलवा दूं, चलेगा क्या? जो 7 किलो कैलोरी ये पहली बार खा के आया है, क्या वो T2 का जीएसपी है? जीएसपी की फुल फॉर्म बोलो, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी क्यों कहा बेटा? कंज्यूमर लेवल पे आप आते हैं। तो 7 ये लेके आया है। T2 भी तो खर्चा करेगा ना अपना। जब T2 यहाँ पर खर्चा कर लेगा, जो उसका रेस्पिरेशन और एमएल, ये रेस्पिरेशन के साथ एमएल मेटाबॉलिक लॉस भी आता है, तो उसके बाद जो इसके पास बचेगा क्या वो इसका एनएसपी होगा? एनएसपी की फुल फॉर्म बोलो, पक्की बात है? दोबारा फिर बताओ, जीपीपी कितना लिखा? 100। रेस्पिरेशन कितना बचा? 80। वो क्या है? अच्छा, नया बायोमास 100 से बनेगा कि 80 से? बनते समय खर्चा कितना? रेडी बायोमास कंज्यूमर ने कितना खाया? जो खाया वो टोटल क्या है? उसमें से खर्चे के बाद बचा, मतलब 10 में से 7 ये ले जा चुका है, 3 वहीं रह गया, और जो 3 वहीं रह गया वो उसका एनसीपी है। जो 3 वहीं रह गया उसका एनसीपी है। और बेटा यहाँ पर आप कह दीजिए एनसीपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। बच्चों यहाँ शब्द में कम्युनिटी आ रहा है, लेकिन याद रखना ये स्टोरेज प्रोड्यूसर लेवल पर है। शब्दों में कम्युनिटी आ रहा है लेकिन स्टोरेज प्रोड्यूसर लेवल पे हो रहा है, और जो प्रोड्यूसर लेवल पे टोटल स्टोर किया है, फाइनल स्टोर किया है, वो एनसीपी है। फाइनल जो बचा लिया है। मैं 2 डेफिनेशन बोलूंगा, लेकिन उसके पहले चलो बोलचाल के शब्दों में बोल देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। सारे खर्चे करने के बाद, सबको खिलाने के बाद प्रोड्यूसर ने फाइनल जो बचा लिया, नहीं समझे क्या? सारे खर्चे करने के बाद, सबको खिलाने के बाद जो फाइनल बचा लिया वो एनसीपी है। मैं इसको डेफिनेशन की फॉर्म में बोलता हूँ, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड एट प्रोड्यूसर लेवल आफ्टर हेटेरोट्रॉफिक कंजम्पशन। अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड एट प्रोड्यूसर लेवल
that is not used by heterotrophs. जितना खाना था उतना खा गया, जो नहीं खाया वही तो यार एनसीपी होगा। तो यहाँ पर क्या सब बच्चे जीपीपी है, एनपीपी, एसपी है, एसपीजी और एनसीपी को समझ पा रहे हैं क्या? चलिए तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पूछो। 80 है। हाँ, एनसीईआरटी ने एनपीपी को रेडी बायोमास बताया है, तो अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेटाबॉलिक लॉस वहीं ले जाने पड़ेंगे। 10 आपके लिए 10 है, लेकिन मैंने समझा दिया कि वो 10 रेडी बायोमास है जिसे आगे वाला खा सकता है। वैसे तो 80 होना चाहिए, लेकिन आपके लिए 10 है। 10 आप तो बायोमास ही बताते हैं। एनपीपी, एनसीपी के लिए अगर आपसे बोला जाए तो एनसीपी इक्वल्स टू जीपी नहीं यार, एनपीपी माइनस एचआर। एचआर का मीनिंग हेटेरोट्रॉफ से लेना है। आप चाहो तो एचआर की जगह जीएसपी भी लिख सकते थे, नहीं समझे क्या? चलिए बोर्ड पे देखो, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिसके पास 2 पत्तियां हैं, 2 ही है। यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल फोटोसिंथेसिस क्या कहलाता है? जीपीपी। आफ्टर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस नया बायोमास किससे बना? 2 नई पत्तियां बन गई जिनके ऊपर मैंने एनपीपी लिख दिया है। ठीक बात है। एक कंज्यूमर आया और एक पत्ती को खा के चला गया, जो बची हुई एनपीपी है अब क्या है? मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एनसीपी कहीं से आती नहीं है, बची हुई एनपीपी ही एनसीपी कहलाती है। आया नहीं आया बेटा? एक दिन आपने एक ट्री को देखा बेटा, और देखकर उसके बायोमास का अंदाजा आपने लगा लिया। जो भी है आज की तारीख में आपने उसका बायोमास पता कर लिया। अब 1 साल तक मत देखना। ठीक 1 साल बाद जब आप वहां पहुंचे तो ये ट्री बड़ा हो चुका है। ये ट्री पे ट्री नहीं है, ट्री बड़ा हो चुका है। तो ये वो बायोमास है जिस साल आपने उसे नहीं देखा। ये जीपीपी है, एनपीपी है या एनसीपी है? बोलो रे। अच्छा, क्योंकि जब आपने उसे नहीं देखा तो आपके पीछे से बहुत सारे खर्चे भी हुए, बहुत सारे हर्बियोर ने आके खाया भी सही। अब तो आपके सामने वो है जो बचा कुचा है, और जो बचा कुचा होगा उसे एनसीपी कहा जाएगा। तो मेरे शब्दों पे ध्यान दे लीजिए। प्लांट ग्रोथ करता है एनपीपी से, फाइनल ग्रोथ दिखती है एनसीपी से। आगे बात समझ में? तो यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल फोटोसिंथेसिस आफ्टर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस क्या? हाँ, हेटेरोट्रॉफ के खाने के बाद जो बचा, हेटेरोट्रॉफ के पास पहली बार पहुंचा, उसके रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस के बाद एनएसपी। तो ये सब यहाँ पर आपको यही कहना है बेटा। तो ये सारे के सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है, जितना भी टर्मिनोलॉजी हो सकती है। और एक्वेटिक एरिया को कंपेयर करते हैं। नहीं बेटा, मजा लेना भी नहीं है। नहीं बेटा, सब सही चल रहा है, मामला ऐसे ही चल रहा है, अच्छा है। इससे पढ़ाई में दिमाग रहता है आपका, कोई गड़बड़ नहीं है। कुछ बच्चे चीजों का गलत मतलब ले रहे हैं आजकल। वो एक सर की क्लास में हाउ कर दी किसी ने, मतलब वो थोड़ा सा अगर पढ़ा रहे हैं, अगर कोई मतलब समझाने की बात है तो उसमें पता नहीं उटपटांग बातें, उसमें लड़कियां बैठी है, ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो बोलने लायक नहीं है। ये तो गलत है ना, समझाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, गलत बात। वो भी दूसरे बेच के बच्चे उसमें आगे बैठ गए, ये भी गलत बात। तो टेरेस्ट्रियल एरिया की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। बहुत गड़बड़ बेटा, तो ये गलत बात है, इसमें पढ़ाई पे ध्यान दें आप बस।
टेरेस्ट्रियल एरिया की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है और एक्वेटिक एरिया की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ में है। कोरल रीफ आप सब बच्चे जानते हैं रॉक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होती है। अगर दोनों में हम कंपेयर करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज्यादा है क्योंकि टेरेस्ट्रियल एरिया की प्रोडक्टिविटी एक्वेटिक एरिया से ज्यादा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लगभग बराबर हम मैंग्रोव को रख सकते हैं और इसके लगभग बराबर हम एस्चुरीज को रख सकते हैं क्योंकि दोनों इकोटोन एरिया है और इकोटोन एरिया अगर है तो यहाँ की डाइवर्सिटी ज्यादा तो प्रोडक्टिविटी भी। अगर तीनों में वेटेज देना पड़े तो आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को दीजिएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर इसके बाद में आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट को रखना है प्रोडक्टिविटी में। इसके बाद में कॉनिफेरस फॉरेस्ट को रखना है। इसके बाद में टुंड्रा जो बर्फ से ढका इलाका है और डेजर्ट। टुंड्रा और डेजर्ट हमारे टेरेस्ट्रियल एरिया के लीस्ट प्रोडक्टिव एरिया है। एक्वेटिक एरिया में कोरल रीफ के बाद में लेक आती है, फिर रिवर आती है। हम मानते हैं कि रिवर लेक से बड़ी है लेकिन बहता हुआ पानी प्रोड्यूसर को ज्यादा ग्रो नहीं करवाता, रुके हुए पानी में। उसके बाद में बेटा यहाँ पर डीप लेक जहां पर लाइट ही नहीं पहुंच रही, डीप लेक ओशियन जहां पर लाइट ही नहीं है वहां की प्रोडक्टिविटी तो सबसे कम। आप बच्चे जानते हैं कि एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी कम होती है टेरेस्ट्रियल से। क्यों? इसके मैं 3 कारण आपको पहले बता चुका हूं, आज 3 कारण और बताऊंगा। पहला, लाइट लिमिटिंग फैक्टर होती है। दूसरा, ओशन में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हुआ करती है और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि यहां नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एब्सेंट होते हैं बेटा, क्योंकि वो सॉल्ट कंसंट्रेशन नहीं झेल पाते बच्चे। यहाँ पर आप जानते हैं कि लेक में फास्फोरस डेफिशिएंसी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेक डीप होती है, फास्फोरस डेंस होता है। लेक डीप होती है, फास्फोरस डेंस होता है, ऊपर फाइटोप्लैंक्टन तक आ ही नहीं पाता। अगर ऐसा है तो यहाँ पर फास्फोरस डेफिशिएंसी होगी और ओशन में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी। अब आपके पास टोटल 6 कारण हो गए जिससे आप समझा सकते हो कि एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल से कम होती है। बायोमास कम, क्लोरोफिल कंटेंट कम, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम, लाइट लिमिटिंग फैक्टर, ओशन नाइट्रोजन और लेक फास्फोरस डेफिशिएंट। ये टोटल 6 कारण हो गए। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ऑप्शन बोलूंगा, आप बच्चे आंसर देंगे। ओशन में प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है लाइट, टेम्परेचर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अगर ओशन लिखा है तो आंसर नाइट्रोजन जाएगा, अगर लेक लिखा है तो आंसर फास्फोरस जाएगा, अगर एक्वेटिक लिखा है तो उस केस में फिर आंसर आपका लाइट जाएगा। एक्वेटिक एरिया में प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है तो आपका आंसर लाइट, टेम्परेचर, फास्फोरस, नाइट्रोजन में से लाइट हो जाएगा बेटा। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? इसके बाद में यहाँ पर आप बच्चे ये ध्यान देंगे, अगर मैं क्रॉपलैंड्स की बातें करता हूं तो क्रॉपलैंड्स में 2 क्रॉप मोस्ट प्रोडक्टिव मानी जाती है, एक तो शुगर केन और एक राइस।
मोस्ट प्रोडक्टिव क्रॉप्स में आते हैं। शुगर केन ज्यादा है राइस से, क्योंकि ये C4 प्लांट है बेटा, और C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट से ज्यादा होती है। C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट से ज्यादा है। एक बात याद करो, जब हम सक्सेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जब सक्सेशन आगे प्रोसीड करता है तो ये पॉइंट हम वहां छोड़ के आए थे, एनसीपी कम हो जाती है। एनसीपी क्यों कम होती है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब सक्सेशन आगे प्रोसीड करता है तो एनसीपी में कमी आती है। पहला, कैसे? याद करो उस दिन को जब मैंने आपसे कहा था कि जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है तो एक टाइम के बाद जब प्लांट्स पूरी तरह से भर जाते हैं, याद आ रहा है क्या? एक टाइम के बाद जब प्लांट्स पूरी तरह से भर जाते हैं तो प्लांट का नंबर बढ़ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन एनिमल तो बढ़ेगा, एनिमल बढ़ेगा तो क्या खाने वाले बढ़ जाएंगे? तो बचत वही रहेगी कि कम हो जाएगी? बचत ही तो एनसीपी है। जब खाने वाले बढ़ जाएंगे तो बचत में कमी आ जाती है बेटा, उसी को कहते हैं एनसीपी का कम हो जाना। समझ में आ गई बात? यहां चलो एक तरीके से और समझाते हैं आपको। ऐसे कहो, यहां पर मान लीजिए ये है सैरल और ये है क्लाइमैक्स, ठीक? पहले मैं दोनों का जीपीपी लिखूंगा, दोनों का जीपीपी, उसमें से R माइनस करूंगा तो एनपीपी बचेगा, फिर उसमें से HR माइनस करूंगा तो एनसीपी बचेगा, ठीक है? अब देखो, मान लीजिए सैरल का जीपीपी 100 किलो कैलोरी है, तो यहां तो डाइवर्सिटी ज्यादा हो चुकी है, जीपीपी बढ़ेगा, मैंने डबल कर दी 200। मान लीजिए यहाँ R और HR का खर्चा 50 किलो कैलोरी का है, तो एक बार का आंसर करो, जब मैं इधर आऊंगा तो डबल करूं कि डबल से थोड़ा ज्यादा? तो ये 110 किलो कैलोरी, ठीक बात है। यहाँ पर अगर मैं 100 में से 50 यहाँ कम करता हूं तो 50 बचता है, यहाँ पर 200 में से 110 बढ़ता हूं तो 90 बचता है। एनसीपी बढ़ रहा है लेकिन कम हो रहा है। अगर आप 100 में से 50 देखते हो तो परसेंटेज 50 आती है, 200 में से 90 देखते हो तो 45 ही आती है। अरे अमाउंट तो किसी भी हालत में कम नहीं हो सकता, क्योंकि पहले घास थी अब ट्री है, स्टोरेज तो बढ़ रहा है, लेकिन जितना टोटल बनता है उसमें से जो बचता है उसका परसेंटेज कम हो रहा है। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जितना टोटल बनता था उसमें से जो अब बचता है उसका परसेंटेज कम हो जाता है, और परसेंटेज का कम होना ही तो एनसीपी का कम होना है। तो यहाँ पर एनसीपी कम हो रही है। कमाते पहले भी थे, कमाते अब भी है। अब तो ये पहले से ज्यादा कमा रहा है इकोसिस्टम, लेकिन खर्चा करने वाले बढ़ गए हैं बेटा। बचता पहले से ज्यादा है, लेकिन बचत की परसेंटेज जो कमा रहे हैं उसमें से जो है वो कम हो जाती है। अगर ऐसा है तो इसी को कहा जाएगा एनसीपी कम हो जाती है, ठीक बात? टोटल बायोस्फीयर, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि टोटल बायोस्फीयर की जो प्रोडक्टिविटी आती है वो 170 बिलियन टन आती है। और मैं आप सब बच्चों को अभी क्लियर कर देता हूं, ये डेटा एनपीपी का है, ये बायोमास की फॉर्म में देखा है, ड्राई वेट देखा है। ये रहा हमारा बायोस्फीयर। ओशन का एरिया भले ही ज्यादा हो,
लेकिन 170 में से केवल 55 बिलियन टन ही उसका प्रोडक्शन है। इस बात से एक बार फिर एनसीईआरटी आपको समझाना चाहती है, एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल से बाकी जो बचा है 115 वो यहाँ पर रिमेनिंग एरिया में आ रहा है, रिमेनिंग आ रहा है। तो बच्चों यहाँ एक बात और ध्यान रख लेना, 170 का 55 32% के बराबर होता है, लगभग 32%। 155 का जो 170 का 55 होता है, 170 का 55 लगभग 32% है। अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है तो भी गलत नहीं कि ओशन प्रोडक्टिविटी टोटल बायोस्फीयर का 32%, करेक्ट ही मानना है। तो इस तरह से आज प्रोडक्टिविटी भी हमारे बीच नहीं है। जब ट्री नंबर होता है तो ट्री का नंबर है, जब एक से ज्यादा ट्री होते तो फॉरेस्ट कहते हैं। बोला था मैंने तो वहाँ पे ये क्या लिखा है, कम आता है तो उसका नंबर ज्यादा, नंबर हाँ तो होगा ना, हमने कम रख दिया। तो मैं तो बायोमास का आंसर कर रहा हूँ, नंबर का थोड़ी कर रहा हूँ। एनसीईआरटी बता नंबर 248, उस पत्ते का आखिरी पिरामिड देखेंगे आप। Small standing crop of phytoplankton supports large standing crop of zooplankton. How? Fast multiplication. चलिए अब लाइट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। एबायोटिक फैक्टर्स को अब हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें पहला फैक्टर आता है लाइट, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है। वैसे तो हमारी अर्थ पे एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है लाइट, लेकिन ओनली सोर्स नहीं। हमारी अर्थ के कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां लाइट नहीं पहुंच पाती, जैसे डीप ओशन एरिया। तो वहां एनर्जी के कुछ और सोर्स डेवलप हो गए। वहां पर अर्थ की हीट ही निकल के बाहर आ रही है। अरे जब लावा आता है तो बल्क बाहर आ जाता है, लेकिन ये स्लोली बाहर आ रही है।
और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गर्म पानी के फव्वारे चला दिए। वेंट लाइक अपीयरेंस, इस प्रकार के वेंट हाइड्रोथर्मल वेंट कहलाते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट जिनका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इन्हें आप जियोथर्मल वेंट के नाम से भी पुकारते हैं। और जियोथर्मल कहने से तो बात ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि ये जियो का ही तो थर्मल है। इतने भयंकर टेम्परेचर को झेलना हर किसी के बस की बात, लेकिन वो रह लेता है क्योंकि उसके पास में कॉम्प्लेक्स सेल वॉल और कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन है। तो वो इतना भयंकर टेम्परेचर झेलने में सक्षम है, कैपेबल है। तो बेटा यहां पर इसी को लेकर, इसी हीट एनर्जी को लेकर H2S का ब्रेकडाउन होता है। H2S ब्रेकडाउन करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ATS में चलेगा, ATP बनेगा। मतलब कि केमिकल को तोड़कर, हीट एनर्जी से केमिकल को तोड़कर अपनी एनर्जी गेन कर रहा है। इसीलिए आभार की बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। अगर पानी में एल्गीज की सीक्वेंस बनाई जाए तो सरफेस पे मिलने वाली एल्गी ग्रीन एल्गी होगी, उससे नीचे मिलने वाली एल्गी ब्राउन एल्गी होगी, उससे और नीचे मिलने वाली एल्गी रेड एल्गी होगी। याद रखेंगे बेटा, रेड एल्गी डीप से में रहना पसंद करती है। ये तो है ग्रीन, नहीं बेटा ये ब्राउन है और ये रेड एल्गी डीप सी में रहना पसंद करती है। तो बताओ ये कौन से कलर की लाइट से अपना फोटोसिंथेसिस करती है? ब्लू लाइट। अरे रेड तो एमिट करती है, तभी तो रंग लाल होता है ना, रंग लाल। अगर ऐसा है, अरे रेड तो एमिट हो रहा है, यहाँ पर तो कौन से कलर से फोटोसिंथेसिस? क्योंकि ब्लू का लैम्डा ब्लू का लैम्डा काम नहीं, कम। ब्लू का लैम्डा एनर्जी ज्यादा है और पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। बेटा नहीं 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 चलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाएगा। सन से आने वाली लाइट जब हमारी अर्थ सरफेस की तरफ आती है तो बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले हर एक सनरे के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसे सोलर कांस्टेंट कहते हैं। बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर each sunray carry a fixed amount of energy, उसे सोलर कांस्टेंट के नाम से पुकारा जाएगा। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बच्चों एक बात मैंने दोबारा सुन लीजिए, यूनिट टाइम यूनिट एरिया में टोटल एनर्जी क्या कहलाती है? सोलर कांस्टेंट। क्या हो रहा है दोबारा सुनो, मैंने ये एटमॉस्फेयर लिखा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर सब आ गया, थर्मो एक्सो सब आ गया। मैंने एटमॉस्फेयर, सन से लाइट चली, अभी एटमॉस्फेयर में नहीं आई
क्योंकि एटमॉस्फेयर में आ जाएगी तो रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब पता नहीं क्या क्या होगा। एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही हर एक सनरे के पास जो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या कहलाती है? बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर ईच सनरे कैरी अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही सोलर कांस्टेंट है। आज तो मैंने बायोलॉजी के हिसाब से बता दिया। फिजिक्स में सर जब आपको हीट पढ़ाएंगे तो वहां पर सोलर कांस्टेंट की चर्चा दोबारा करेंगे। पढ़ा दिया गया। जब ये यहाँ पर आकर हमारी अर्थ सरफेस से टकराती है तो सरफेस इसको रिफ्लेक्ट भी करता है। सरफेस ने कितना रिफ्लेक्ट कर दिया वो सरफेस का एल्बिडो कहलाता है। मैं रिपीट करता हूँ, सरफेस ने कितना रिफ्लेक्ट कर दिया वो सरफेस का एल्बिडो वैल्यू कहलाता है। ब्लैक बॉडी का एल्बिडो 0, सारा ही समझ रहे हैं? तो जितना रिफ्लेक्ट कर देगी उतना ही ज्यादा एल्बिडो हो जाएगा। एल्बिडो ability of surface to reflect the radiation. Ability of surface to reflect the radiation. कितना एबिलिटी है वही उसका एल्बिडो है। और हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा एल्बिडो स्नो का है। कलर वाइट है ना, 80%। डेजर्ट का 20 से 30 और फॉरेस्ट का 5 से 10%। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं हाई एल्बिडो लो टेम्परेचर। हाई एल्बिडो लो टेम्परेचर। एक बात सुनोगे, हाई एल्बिडो लो टेम्परेचर वहीं अप्लाई करना बेटा जहां पर सरफेस खुली हो, प्लांट ने ढक नहीं रखा हो, ग्रास ने ट्री ने ढकना नहीं चाहिए, खुली सरफेस। जैसे मेरी ये वाली बात इन दोनों में एप्लीकेबल है। स्नो का एल्बिडो ज्यादा है डेजर्ट से तो वहां का टेम्परेचर कम है, लेकिन मेरी ये बात इन दोनों में एप्लीकेबल नहीं है। डेजर्ट का एल्बिडो ज्यादा है लेकिन टेम्परेचर भी ज्यादा है। एल्बिडो ज्यादा तो टेम्परेचर कम होना चाहिए था। अरे फॉरेस्ट का एल्बिडो तो इसलिए कम है क्योंकि ट्रीज ने आके ढक के एब्जॉर्ब कर लिए। नहीं पहुंचा क्या? ट्रीज ने ढक के एब्जॉर्ब कर लिया, क्या सरफेस तक लाइट को जाने दिया? तो सरफेस का एल्बिडो कहाँ मिला? अगर आपको कंपेयर करना है तो एक और खुली सरफेस लाके साथ में रखो, फिर कंपैरिजन होगा। लेकिन अगर जनरल ऐसा बोलते हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि जनरल बोलेंगे तो हमारे लिए तो सरफेसेस खुली है, उनके लिए बोला जा रहा है। तो हाई एल्बिडो लो टेम्परेचर। चनाई हाई एल्बिडो लो टेम्परेचर जनरल सेंस में ठीक है, उस सरफेस के लिए सही नहीं होगा जहां पर किसी ने उसको ढक रखा है। डेजर्ट में टेम्परेचर हाई है। स्नो से कंपेयर करो डेजर्ट को। सन से आने वाली टोटल लाइट, बेटा यहाँ समझना पड़ेगा आपको, सन से आने वाली टोटल लाइट हमारी अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाती। 1/4 बीच में, 1/4 बीच में, अराउंड हाफ ही आती है। जो पहुंच पाती है वो ISR कहलाती है। ISR क्या है? इंसिडेंट। आप बोर्ड में देखेंगे ध्यान से, मैं टोटल सनलाइट को नहीं ISR को आगे डिवाइड कर रहा हूं।
टोटल सनलाइट को नहीं, ISR को आगे डिवाइड किया जा रहा है इस बेसिस पर कि जो फोटोसिंथेसिस में काम आती है उसे कहते हैं विजिबल लाइट, और जो नहीं काम आती उसे कहते हैं अदर लाइट। सच है क्या? किस बेसिस पर डिवाइड किया? फोटोसिंथेसिस में काम आती है और नहीं आती है। अरे जो काम आती है क्या वो 400 से 700 नैनोमीटर का लैम्डा है? क्या उसे आप पार कहते हो? पार बोले तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अदर लाइट जो काम नहीं आ रही, क्या उसके अंदर यूवी, कॉस्मिक, एक्स रे, गामा इंफ्रा और जो बच गया वो एक्सेट्रा। समझ में आ रहा बेटा? अब दूर दूर तक के बच्चे कान खोल के सुन लेना। ISR का लगभग 50% होती है विजिबल लाइट और 50% होती है सच में कहूं तो 50 से थोड़ा कम और 50 से थोड़ा ज्यादा। कोई दिक्कत? पक्की बात है? 50 से थोड़ा कम, 50 से ज्यादा। अगर 50-50 भी कह दो तो चलेगा। अब एक बार में स्टेटमेंट पहुंच जाना चाहिए। टोटल सनलाइट का 50% है ISR। मैंने जो कहा है सच ही कहा है। टोटल सनलाइट का 50% है ISR। ISR का 50% R और 50 पार। हुआ ना बेटा? R पार हो गया। टोटल का 50% ISR का 50% R और 50 सब बच्चे एक बात ध्यान रख लेंगे कि ISR का केवल 1 से 5% ही फोटोसिंथेसिस होता है। केवल 1 से 5% ही फोटोसिंथेसिस होता है ISR का, बाकी सब लॉस है रे बेटा। और पार का कितना? डबल क्यों कर दिया? जिस बच्चे को नहीं समझ में आया बोर्ड पे देखो। मान लीजिए आपके घर से आपके पास हर महीने 100 रुपए आते हैं, उसमें से आपने पक्का डिसाइड कर रखा है कि 10 रुपए अपने बेस्ट फ्रेंड को देंगे। भाई तू जमा करके रख, कभी इमरजेंसी में काम आएंगे, मेरे पास खर्च हुआ। एक बार गलती से आपके पास 50 रुपए ही पहुंचे, लेकिन आप अपना वादा जरूर निभाते हैं। 10 रुपए उसको पहुंचा दिए कि तू तो रख, बाकी मैं संभाल लूं। यस सर। हाँ बेटा। आर्मी की ट्रेनिंग में चल रहा है। यहाँ जब 100 आए थे तो टोटल का 10 और 50 में टोटल का 20% आप दे रहे हैं। अब एक बार में पहुंचना चाहिए बेटा, चाहे ISR गिरे चाहे पार गिरे, फोटोसिंथेसिस तो उतना ही होगा जितना होना है। क्योंकि ISR गिरती है तब भी यूज पार ही होती है। क्या अदर लाइट से फोटोसिंथेसिस हो जाता है? चाहे ISR गिरे फोटोसिंथेसिस उतना ही होगा जितना होगा। लेकिन जब ISR से देखते हैं तो 100 से देखते हैं, पार से देखते हैं तो 50 से देखते हैं, इसलिए डबल करते हैं। पहुंच पा रहा है? हर एक को पहुंच गया बेटा? अब इसके बाद बाकी की लाइट हमारे काम की नहीं है, लेकिन क्योंकि यूवी को हम पॉल्यूशन में जाके भी पढ़ेंगे तो यही हो जाए। 100 से 400 नैनोमीटर का लैम्डा है यूवी का। आज इस यूवी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, यूवीसी, यूवीए। बेटा आप सब बच्चे जानते हैं कि 100 से 280 का लैम्डा जो होता है
वो सी का होता है 280 से 320 का लैम्डा जो होता है वो बी का होता है, और 320 से 400 का लैम्डा जो होता है वो ए का होता है। बच्चों सबसे कम लैम्डा सी का है तो सबसे ज्यादा एनर्जी सी की है। अरे सबसे घातक है सी, सबसे घातक है सी, मोस्ट लिथल है। लेकिन इसे नीचे नहीं आने दिया जाता, इसे ऊपर ही कोई रोक लेता है। और ऊपर रोकने वाला कौन है? ओजोन। ये रही हमारी अर्थ, ये रहा ट्रोपो, ये रहा स्ट्रेटोस्फीयर, और ये रही ओजोन। क्या सब बच्चे जानते हैं कि ओजोन लेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल लगातार टूटते हुए नजर आते हैं? टूटने और बनने में एनर्जी चाहिए। एनर्जी पहले उसकी यूज होती है जिसके पास ज्यादा। ए बी सी में किसके पास ज्यादा? जब एनर्जी में कमी आ जाती है तो लैम्डा बढ़ जाता है। जब वहां से क्रॉस करती है तो कहो सी सी ना रही, नहीं पहुंचा क्या? अरे एनर्जी में कमी आ गई, लैम्डा बढ़ गया, मतलब क्या सी वाली वेवलेंथ नीचे आ पाएगी? बी और ए की फॉर्म में आएगी, सी सी ना नहीं। तो इसको कौन रोक रहा है? ओजोन। लेकिन बी जो नीचे आ रही है वो नुकसान तो करती है रे यार, और होने वाले नुकसान हार्मफुल किसके लिए? लिविंग और के म्यूटेशन क्रिएट कर देती है। थाइमीन डाइमर पड़े, स्किन कैंसर कर देती है, जिसे आप मेलानोमा के नाम से पुकारते हैं। बेटा ये स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट कर देती है। ये कॉर्निया की स्वेलिंग होती है, कॉर्निया स्वेल कर जाता है स्नो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट में। ठंडे इलाकों में बर्फ पड़ी है, पहली विडो ज्यादा है, यूवी लगातार रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आ रही है, लॉन्ग एक्सपोजर रहा तो कॉर्निया में स्वेलिंग हो जाएगी, उसको स्नो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट कहेंगे। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम में सिम्टम और भी आते होंगे, लेकिन एक सिम्टम ये भी आता है कि स्किन पर व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट बन जाते हैं। याद रखना है तो सीधा कह दीजिए, जब डर्मा पे पिगमेंट हो जाता है जीरो, कहलाता है जीरोडर्मा पिगमेंट। डर्मा पे पिगमेंट जीरो, तभी तो कलर व्हाइट होगा। डर्मा पे पिगमेंट जीरो, वही जीरोडर्मा पिगमेंट। जीरो फाइट की बात नहीं हो रही बेटा, जीरोडर्मा की बात हो रही है। जी बेटा जी। क्वेश्चन आ रहा है, रेडी है ना? हमेशा रहा करो। ये रहा सना, पीपी, पीसी, एससी, टीसी, टिक टिक 2, टिक 3, टिक 4। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 किलो कैलोरी। बताओ रे T3 पर कितनी एनर्जी है? गजब। सन से पीपी, सन से पीपी 1%। से 5 है, 5 तो रेयर है, मैक्सिमम है, वो लेना पड़ेगा जो हमेशा होता है 1 नहीं, 1% बेटा 1। उसके बाद में 10%, 10%। एक आया ना तो 6 में से 2 हट जाओ, 4, एक हट जा, एक हट जा, एक हट जा, 100। आपका आंसर 100 हो जाएगा। ये याद रख लेना, ऐसे गलत नहीं होना चाहिए आगे।
रहेगा सर।